जय हिंद साथियों। कक्षा 12 के इतिहास के दूसरे अध्याय में आपका स्वागत है। प्रथम पार्ट हम इसका आज करेंगे, जिसका नाम है राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं। लगभग 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी तक का समय हम ये पढ़ेंगे इसमें, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से 600 वर्ष पहले से लेकर 600 वर्ष बाद तक का समय इस चैप्टर में, अध्याय में हम करेंगे। अब इस चैप्टर को लाइन वाइज करेंगे। लाइन वाइज करने से पहले थोड़ा सा हम इसको जांच लें, समझ लें, पिछले चैप्टर के साथ हम इस कंसेप्ट क्लियर कर लें उसके साथ जोड़कर, क्योंकि पिछला जो अध्याय था हमारा हड़प्पा संस्कृति, उस काल में हमने 2600 से 1900 ईस्वी पूर्व तक का समय पढ़ा था, जो एक विकसित काल था, नगरीकरण था प्रथम। और यहाँ पर सीधे ही 1900 ईस्वी पूर्व से हम 1600 ईस्वी पूर्व पर आ गए। बीच के 1300 जो वर्ष थे उनके बारे में थोड़ा सा हम एक मोटा सा आइडिया ले लें, ताकि हम उसके साथ जोड़कर इसको हमें समझने में थोड़ी आसानी हो जाए। उसके बाद हम इस लेसन को पढ़ना शुरू करते हैं। अपने नोटबुक और पेन के साथ जो मुख्य चीज़ें हैं उनको नोट करते जाना। अब देखिए कि 600 ईस्वी पूर्व का जो समय है, इस समय ये दूसरा अध्याय है हमारा। 600 ईस्वी पूर्व पर हम आए। इससे पहले अध्याय में हमने 1900 ईस्वी पूर्व तक का समय पढ़ा था। 2600 से 1900 ईस्वी पूर्व तक का समय हमने पहले अध्याय में पढ़ा था। वह हड़प्पा संस्कृति का जो समय था, प्रथम नगरीकरण का समय था, यानी कि इस हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम जो नगरीकरण का समय था वो हड़प्पा संस्कृति का था। और दूसरा जो काल है वो 600 ईस्वी पूर्व से शुरू होता है। इसको आप अंडरलाइन कर लें, इसे दूसरा नगरीकरण काल भी कहा जाता है। दूसरा नगरीकरण काल भी इसको कहा जाता है, जब बड़े बड़े नगरों का उदय हुआ इस समय में। अब बीच के जो 1300 वर्ष थे, बीच के इन 1300 वर्षों में क्या हुआ उसके बारे में हम थोड़ा सा आइडिया ले लें, जान लें। सबसे पहले नोट कीजिए कि नंबर 1, 2600 ईस्वी पूर्व से 1900 ईस्वी पूर्व का जो समय है वो हड़प्पा काल का समय रहा, जो हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था। इसके बाद जो है 1800 ईस्वी पूर्व तक जो शहर थे हड़प्पा काल के, वो लगभग शहर जो है ध्वस्त हो चुके थे, पतन हो चुका था उनका, और लोग किसी न किसी कारण से उन शहरों को, उन स्थानों को छोड़ चुके थे। वो खाली हो चुके थे, आबादी विहीन हो चुके थे। यानी कि धीरे धीरे जो पहली हमारी नगरीकरण सभ्यता थी वो धीरे धीरे पतन होते होते 1800 ईस्वी तक, 1900 ईस्वी तक हमने पिछले में पढ़ा था, 1900 ईस्वी पूर्व तक, 1900 ईस्वी पूर्व से 1800 ईस्वी पूर्व तक, इन समय में वो नगर जो थे पूरी तरह से समाप्त हो चुके थे। लोग उन स्थानों को छोड़कर दूसरे स्थानों पर बसते चले गए, नए स्थानों पर लोग बसने लगे। उन पुराने स्थानों पर जो लोगों का रहना था बिल्कुल समाप्त हो गया था। किन्हीं कारणों से, उसके कारण हमने पीछे पड़े थे, सभ्यता के पतन के कारण। लेकिन नए शहरों में, नए जो गांव थे, नई जो अब स्थिति बनी दूसरे स्थानों पर, वहाँ पर ये सभ्यता नगरीकरण से भरी हुई नहीं थी, वो ग्रामीण सभ्यता थी। हमने पिछले अध्याय में भी थोड़ा बहुत इस बारे में जानकारी प्राप्त की थी कि 1900 के बाद जो है, 1900 ईस्वी पूर्व के बाद जो है, जो लोग थे उनकी जो रुचि, कार्यशैली, वो सारी ग्रामीण सभ्यता की ओर बढ़ती चली गई। व्यापार उनके, काम धंधे उनके समाप्त होते चले गए, शहरों का पतन होता चला गया, और धीरे धीरे जो है वो नगरीकृत जो सभ्यता थी ग्रामीण सभ्यता में परिवर्तित होती चली गई। तो अब इसमें क्या हुआ कि 1900 ईस्वी पूर्व के बाद लगभग 1800 ईस्वी पूर्व तक शहर जो है वो पूरी तरह से समाप्त हो चुके थे। अब नंबर 2 का जो समय आया 1900 से 1900 ईस्वी पूर्व से 1300 ईस्वी पूर्व तक, इसको हम हड़प्पा, उत्तर हड़प्पा काल कहते हैं। हालांकि हड़प्पा, लेकिन बाद का जो हड़प्पा काल था, इसको नोट करें,
1900 ईस्वी पूर्व से 1300 ईस्वी पूर्व तक। ये हम पिछले जो अध्याय है उसमें इसको अच्छे से पढ़ चुके हैं, इसके बारे में भी जानकारी हमने प्राप्त की थी। तो इसमें ये एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था, ग्रामीण सभ्यता में परिवर्तित हो गया था, शहर समाप्त हो गए थे। नंबर 3 नोट करें आप, लगभग 1500 से, आप ये मानिए कि 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व का जो समय रहा, 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व की बात हम कर रहे हैं, ये ऋग्वैदिक काल माना गया है, जिसमें ऋग्वेद की रचना हुई। ऋग्वेद की रचना लिखा नहीं गया, लेकिन वह मौखिक रूप से लोगों के जेहन में आ चुका था। लोग उसको पढ़ मतलब समझने लगे, एक दूसरे व्यक्ति तक वो मौखिक रूप से पढ़ा जाने लगा, बोला जाने लगा। रचना उनकी बाद में हुई। 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व ऋग्वैदिक काल, जिसमें ऋग्वेद की रचना मानी जाती है। नंबर 4 नोट कीजिए, 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक का समय, हम 600 ईस्वी पूर्व तक आ चुके हैं। यह उत्तर वैदिक काल था, उत्तर वैदिक काल। इस उत्तर वैदिक काल में, यानी कि 1000 से 600 ईस्वी पूर्व तक, इस उत्तर वैदिक काल में वेद या अन्य जो कुछ ग्रंथ थे उनकी रचना हुई। रचना वो मौखिक रूप थे, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जा रहे थे बिना किसी लेखन कला के। रचना हुई थी लेकिन लिखे नहीं गए थे, लिपि नहीं थी। इसमें वेद जो थे, या ऊपर के ऋग्वैदिक काल में हमने पढ़ा, ये मौखिक चलते रहे, बाद में इनको लिखा गया। अब इसमें एक मुख्य जो समय है वो देखिए आप, कि लगभग 1900 ईस्वी पूर्व में हमने ये माना कि हड़प्पा संस्कृति का जो विकसित काल था वो समाप्त हो चुका था। तो लगभग 1900 ईस्वी से और 600 ईस्वी तक, ईस्वी पूर्व तक, इसको नोट कीजिए, 1900 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक का जो समय है, उस समय में हमारे पास कोई भी लिपि सामने नहीं आई। कोई उसका अवशेष, कोई प्रमाण ऐसा नहीं मिला कि हड़प्पा संस्कृति के पतन के बाद कोई लिपि रही हो। 1900 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक लगभग कोई भी लिपि नहीं मानी गई, कोई प्रमाण, कोई अवशेष उसके नहीं मिले। इसको आप नोट कीजिए। दूसरी जो मुख्य बात है उसको आप देखिए कि हड़प्पा काल में, यानी कि 2600 ईस्वी पूर्व से 1900 ईस्वी पूर्व तक का जो समय था, हड़प्पा काल जो था, जो हमने पहले अध्याय में पढ़ा, उसमें लिपि थी लेकिन वो लिपि पढ़ी नहीं गई। लेकिन हड़प्पा के पतन के बाद 1900 ईस्वी पूर्व के बाद 600 ईस्वी पूर्व तक का जो समय रहा, इसमें लिपि का कोई अवशेष, प्रमाण नहीं मिला। इसको आप ध्यान दीजिए। और 600 ईस्वी पूर्व के बाद जो हम इस चैप्टर में, इस अध्याय में पढ़ेंगे, उसमें हमें जो लिपियां हैं, भाषाएं हैं, उनके प्रमाण मिलते हैं। वो लिखी भी गई और पढ़ी भी गई, जो भारत के इतिहास का एक महत्वपूर्ण काल रहा, समय रहा। जैसे इसमें कुछ भाषाएं आप पढ़ेंगे, ब्राह्मी, खरोष्टी, प्राकृत, पाली, ये कुछ ऐसे शब्द, भाषा, लिपि आप समझेंगे, जिसमें ब्राह्मी और खरोष्टी ये लिपि थी जिसमें लिखी जाती थी। प्राकृत और पाली जो है वो भाषा थी। भाषा और लिपि में आप अंतर समझते हैं? अगर किसी को दिक्कत है तो कमेंट डाल दे, उसको भी हम समझा देंगे। नेक्स्ट देखिए, आइए अब हम प्रथम नगरीकरण से द्वितीय नगरीकरण की ओर बढ़ते हैं। यानी कि एक नगरीकरण की सभ्यता हमने हड़प्पा संस्कृति को पढ़ा, बीच में लगभग 1300 वर्षों के बाद जो है हम 600 ईस्वी पूर्व में आए। ये दूसरा नगरीकरण का काल है, भारत के इतिहास का महत्वपूर्ण समय। तैत्तिरीय आरण्यक जो है उसमें सबसे पहले शायद नगर शब्द का प्रमाण हमें मिलता है, जो वैदिक साहित्य में है। इसको हम आगे नेक्स्ट चैप्टर में हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे।
अब थोड़ा सा और देखिए कि शहरों में जो हमारी हड़प्पा संस्कृति थी और जो आज हम चैप्टर कर रहे हैं 600 ईस्वी पूर्व का, इस समय में और नए शहरों में, उस समय के शहरों में और इस समय के शहरों में, यानी कि लगभग 1200-1300 वर्षों के बाद का जो नगर आए, उनमें कुछ थोड़ा सा अंतर देखिए आप। जैसे शहरों में अंतर क्या थे, भिन्नता क्या थी इनमें। उस समय धातु जो थी वो तांबा या कांस्य आपने पढ़ा, लोहे से वो लगभग अपरिचित थे। लेकिन इस काल में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ थी वो लोहे का प्रयोग था। लोहे के प्रयोग ने इस सभ्यता को बदलने में, नगरीकृत करने में, कृषि के विकास में सबसे अहम योगदान दिया। दूसरा कि जो बर्तन थे, मिट्टी के मृद भांड जो थे, हड़प्पा संस्कृति के अलग किस्म के थे और यहाँ पर अलग टाइप के, अलग प्रकार के मृद भांड थे, मिट्टी के बर्तन थे। NBPW जिसको कहा गया उत्तरी काले पॉलिश मृद भांड, इसके बारे में भी हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। तीसरा जो मुख्य अंतर रहा कि इस समय जो है सिक्कों का प्रयोग आम हो चुका था, प्रचलन, मुद्रा, सिक्के। जो हड़प्पा संस्कृति थी उन शहरों में सिक्कों का प्रयोग, मुद्रा का प्रयोग नहीं था, वस्तु विनिमय प्रणाली थी, बिना सिक्कों के व्यापार होते थे। लेकिन यहाँ पर सिक्कों का प्रयोग काफ़ी मात्रा में बढ़ गया था। अब इस बीच के जो समय में, जो बीच का हमारा समय रहा 1900 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व का जो समय रहा, वो पूरा लगभग ग्रामीण सभ्यता से भरा पूरा रहा। उसमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था, ग्रामीण सभ्यता फलती फूलती रही। फिर एकदम से ऐसा नहीं है कि एकदम से दूसरे जो नगरीकरण की सभ्यता थी वो प्रचलित हो गई, बड़े बड़े नगरों का जन्म हो गया, उनका विस्तार हो गया। तो ये जो बीच का ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी, इसमें कुछ चीज़ें बदली, जिनके कारण 600 ईस्वी पूर्व में बड़े बड़े नगरों का उदय हुआ। कैसे? सबसे अधिक जो महत्वपूर्ण योगदान रहा वो लोहे का रहा। लोहे के हथियार बने, हल बने, फाले बने, अनेक उपकरण, फसलें काटने के औजार। तो हल जो हल था, कृषि के उपकरण जो थे, इन्होंने कृषि की जो एक तकनीक थी उसमें बदलाव किया। पेड़ों को काटने में इसने भारी मदद की, जिससे कृषि का अत्यधिक विस्तार हुआ। और इसी कृषि के अत्यधिक विस्तार ने लोगों के पास इतना अधिक अनाज किया कि उनके पास अपने परिवार के भरण पोषण से सरप्लस, अधिकतम उत्पादन होने लगा। जब उन लोगों के पास अपने पेट भरने से ज़्यादा अनाज हुआ, सरप्लस उनके पास अनाज हुआ, तो उन लोगों ने उसको बाज़ार में या दूसरे लोगों को बेचना शुरू किया, क्योंकि मुद्रा का प्रचलन था। पैसे ने इसमें अहम योगदान दिया, जो सिक्के थे, इन सिक्कों ने भी भारी योगदान दिया। जबकि अगर कृषि में उत्पादन अधिक नहीं होगा तो अपने परिवार का पालन पोषण ही करेगा। उसके पास अब तकनीकें बदलने लगी। इन तकनीकों से क्या हुआ कि गंगा घाटी जो थी, गंगा नदी जो घाटी थी, उस गंगा नदी की घाटी में, उस उपजाऊ मिट्टी में लोहे के प्रयोग से अनाज का उत्पादन बहुत ज़्यादा हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप लोगों के काम धंधे बदलने लगे। परिवार में अनेक सदस्य जो कृषि के अलावा दूसरे काम धंधों में शिफ्ट होते चले गए। कुछ परिवार के सदस्य खेती करते थे, कुछ परिवार के सदस्य, उसी परिवार में से कुछ सदस्य क्या करने लगे, व्यापार, दुकानें, अन्य जो काम धंधे थे उनमें वो जाने लगे। यानी कि पैतृक जो काम थे वो बदलने लगे। इसके अनेक कारण रहे हैं। नगरों का विकास, सिक्कों का प्रयोग, सरप्लस उत्पादन, ये सारी जो चीज़ें थी, इन सारी चीज़ों ने इस दूसरा जो नगरीकरण काल था इसमें सबसे ज़्यादा अहम योगदान दिया। तो लगभग 15 मिनट के लगभग हमने इस पे चैप्टर को थोड़ा सा समझने का प्रयास किया। हड़प्पा काल 2600 से 1900 ईस्वी पूर्व से
हम 600 ईस्वी पूर्व तक आए। बीच के समय को हमने पढ़ा। बीच के समय में ग्रामीण अर्थव्यवस्था कैसे पनपी और उसी का परिणाम था कि 600 ईस्वी पूर्व में बड़े बड़े नगरों का विकास हुआ। तो हम ये नहीं कह सकते कि बीच के जो लगभग 1300 वर्ष थे या 1200 वर्ष थे, इन नगरों में कोई ऐसा विकास कार्य नहीं हुआ। इनमें विकास कार्य हुआ, उसी का परिणाम था कि 600 ईस्वी पूर्व में बड़े बड़े नगर हमारे इस भारतीय उपमहाद्वीप में देखने को मिले। भारतीय उपमहाद्वीप, इसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सारा जो क्षेत्र है हम पढ़ रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो आइए अब हम इसको थोड़ा थोड़ा आगे पढ़ते हैं। जैसे जैसे ज़रूरत होगी एक्स्ट्रा जो कुछ ज्ञानवर्धक जो चीज़ें हैं उनको भी साथ जोड़ते रहेंगे। आप इनको नोट करते रहें। इस बीच के घटनाक्रम को जानने के बाद अब हमें इस अध्याय को पढ़ने में थोड़ी आसानी होगी। आशा करते हैं कि आप इसको अच्छे से समझने का प्रयास करें। हड़प्पा सभ्यता के 1500 वर्षों के इस लंबे अंतराल में उपमहाद्वीप के विभिन्न क्षेत्रों में कई प्रकार के विकास हुए। यह हमने अभी पढ़ा कि ये जो बीच का समय रहा लगभग 1500 वर्षों का, इसमें इस उपमहाद्वीप को भी हमने एक्सप्लेन किया भी, बहुत से विकास कार्य हुए। हम ये नहीं कह सकते कि इस समय में कुछ नहीं हुआ, बहुत सारा विकास हुआ। उसी के परिणाम स्वरूप ये नए नगर बनने लगे, नए राज्य स्थापित हुए। यही वह काल था जब सिंधु नदी और इसकी सहायक उपनदियों के किनारे रहने वाले लोगों द्वारा ऋग्वेद का लेखन किया गया। यानी कि इसी समय में, हमने अभी पढ़ा था इसको, कि इसी समय में लगभग 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व तक का जो समय है, 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व का जो समय है, इसी समय के बीच में ऋग्वेद का लेखन हुआ। लेखन तो नहीं कहेंगे हम इसको, यहाँ रचना कहेंगे, क्योंकि लेखन नहीं, अभी ये एक मौखिक रूप से चलता रहा, लेखन बाद में हुआ। इसकी आप रचना कीजिए, रचना मानिए कि रचना हुई। मुख्य बात हमने क्या पढ़ी कि इसी समय के दौरान सिंधु और उसकी जो सहायक नदियाँ थी उनके आसपास ऋग्वेद जैसे जो महत्वपूर्ण ग्रंथ थे उनकी रचना होने लगी। उत्तर भारत, दक्कन पठार, कर्नाटक जैसे उपमहाद्वीप के कई क्षेत्रों में कृषक बस्तियां अस्तित्व में आई। यानी कि कृषि का विस्तार भी धीरे धीरे होने लगा। उत्तर भारत में भी, दक्षिण का जो पठार है दक्कन पठार में भी, और कर्नाटक में भी, इस भारत के उपमहाद्वीप के अनेक भागों में कृषक बस्तियां बसाई जाने लगी। साथ ही दक्कन और दक्षिणी भारत के क्षेत्रों में चरवाहा बस्तियों के प्रमाण भी मिले। चरवाहा बस्तियां, पशुओं को चराने वाले जो लोग थे उनकी बस्तियां मिलने के प्रमाण मिले। ईसा पूर्व, ईसा के जन्म से पहली सहस्त्राब्दी के दौरान, पहली सहस्त्राब्दी के 1000 वर्षों के दौरान मध्य और दक्षिणी भारत में शव के जो अंतिम संस्कार के नए तरीके भी सामने आ गए थे। यानी कि इस समय भारत, मध्य भारत और दक्षिणी भारत में जो अंतिम संस्कार के जो तरीके थे उनमें भी कुछ नए तरीके अपनाए जाने लगे थे। जैसे जिसमें महापाषाण के नाम से ख्यात पत्थरों के बड़े बड़े ढांचे मिले। महापाषाण, बड़े बड़े पत्थरों के बड़े बड़े ढांचे मिले। कई स्थानों पर पाया गया कि शवों के साथ विभिन्न प्रकार के लोहे के उपकरण और हथियारों को भी दफनाया जाने लगा। इसमें महापाषाण का मतलब क्या था कि जो बड़े बड़े पत्थरों से उनकी कब्रें बनाई जाने लगी। इस समय में दक्षिणी भारत में अनेक स्थानों पर जो अंतिम संस्कार की विधियाँ थी उनमें परिवर्तन आया। बड़े बड़े पत्थरों से कब्रें बनाई जाने लगी और उसमें लोहे के उपकरण और हथियार भी दफनाए जाने लगे। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी से नए परिवर्तनों के प्रमाण मिलते हैं। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी से नए परिवर्तनों के प्रमाण मिलने शुरू हो जाते हैं। अब ये एक चित्र दिया हुआ है इधर, ये एक अभिलेख है सांची मध्य प्रदेश में, लगभग द्वितीय शताब्दी का अभिलेख। अभिलेख जो ठोस पदार्थों पर, पत्थरों पर, ईंटों पर, कुछ खुदे हुए
जो लेख थे, कुछ चीज़ें लिखी गई थी। तो ऐसा ही अभिलेख ये मध्य प्रदेश सांची से लगभग दूसरी शताब्दी ईस्वी का मिला है। ईसा पूर्व छठी शताब्दी से, यानी कि 600 ईस्वी पूर्व से जो हम चैप्टर को शुरू कर रहे हैं, नए परिवर्तनों के प्रमाण मिलने लगते हैं। नए परिवर्तन हमें दिखाई देने लगते हैं। शायद उनमें सबसे ज़्यादा मुखर आरंभिक राज्यों, साम्राज्यों और रजवाड़ों का विकास है। यानी कि अब नए नए राज्य, साम्राज्य, बड़े बड़े रजवाड़े, राजाओं का विकास होने लगा, वो दिखाई देने लगा। इन राजनीतिक जो प्रक्रियाएं थी, ये सारी राजनीतिक प्रक्रियाएं थी। राजनीतिक रूप से परिवर्तन सामने आ रहे थे। इनके पीछे कुछ अन्य परिवर्तन भी थे। इनका पता कृषि उपज को संगठित करने के तरीके से चलता है कि कृषि उपज को कैसे संगठित किया गया, इकट्ठा किया गया, उसको इन तरीकों से हमें इस बारे में जानकारी मिलती है। इसी के साथ साथ लगभग पूरे उपमहाद्वीप में नए नगरों का उदय भी शुरू होने लगा था, वो भी स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा था। इतिहासकार इस प्रकार के विकास का आकलन करने के लिए अभिलेखों, ग्रंथों, सिक्कों, चित्रों आदि विभिन्न प्रकार के जो स्रोत हैं उनका अध्ययन करते हैं। ये इतिहास के स्रोत हैं, अभिलेख, ग्रंथ, सिक्के, चित्र, जिनसे अतीत की जानकारी मिलती है, उस समय की जानकारी मिलती है। जैसा कि हम आगे पढ़ेंगे, यह एक बड़ी जटिल प्रक्रिया है और आपको यह भी आभास होगा, ये जानकारी मिलेगी, पता लगेगा कि इन स्रोतों के विकास की पूरी कहानी नहीं मिल पाती है कि भाई ये जो कैसे कैसे इन स्रोतों का विकास हुआ, कैसे कैसे इस विकास की पूरी कहानी हम इन स्रोतों से नहीं पता कर सकते। आगे चलते हैं। प्रिंसेप पियदस्सी, इसके बारे में पढ़ते हैं। भारतीय अभिलेख विज्ञान में उल्लेखनीय प्रगति 1830 के दशक में हुई। 1830 के दशक में, यानी कि 1830 से 1840, दशक का मतलब 10 वर्षों का समूह, 10 वर्ष, 1830 से 1840, जब ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों का अर्थ निकाला। अब ये पहला व्यक्ति था, यानी कि 1837 में, 1837 में ये पहला व्यक्ति था जेम्स प्रिंसेप, जिसने ब्राह्मी और खरोष्टी जो लिपि थी उनको पढ़ने में सफलता प्राप्त की, उनको समझने का प्रयास किया। इन लिपियों का उपयोग सबसे पहले आरंभिक अभिलेखों और सिक्कों में किया गया है। ये जो खरोष्टी और जो ब्राह्मी लिपि है, इनका प्रयोग सबसे पहले जो आरंभिक शुरुआती जो अभिलेख हैं और सिक्के हैं उनमें इसका वर्णन मिलता है। प्रिंसेप को पता चला कि अधिकांश अभिलेखों और सिक्कों पर प्रियदस्सी, प्रियदस्सी, प्रियदस्सी का मतलब मनोहर मुखाकृति वाले राजा। प्रियदस्सी का मतलब क्या है, आप बताएं। मनोहर मुख आकृति वाला राजा, सुंदर दिखने वाला राजा, ये नाम पढ़े गए। अधिकांश अभिलेखों और सिक्कों पर प्रियदर्शी या मनोहर मुखाकृति वाले राजा का नाम लिखा हुआ है। कुछ अभिलेखों पर राजा का नाम अशोक भी लिखा है, अशोक भी लिखा है। अशोक, इसमें जो स है ये उन अभिलेखों में, उन प्रमाणों में इसी प्रकार लिखा हुआ है। हो सकता है कि आप इसको आज के समय से गलत मान रहे हो लिखा हुआ, लेकिन उन सभी जो असली नाम इसी प्रकार लिखा हुआ है उनमें। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक सर्वाधिक प्रसिद्ध शासकों में से एक था, क्योंकि बौद्ध ग्रंथ ही उस समय के इस इतिहास को बताते हैं हमें। इस शोध में आरंभिक भारत के राजनीतिक इतिहास के अध्ययन को नई दिशा मिली। इस शोध से जो अभी हमने पढ़ा था कि जो जेम्स प्रिंसेप थे उन्होंने इसको पढ़ने में सफलता पाई, तो इससे आरंभिक जो भारत का राजनीतिक इतिहास था उसके अध्ययन में एक नई दिशा मिली, नई जानकारी मिली। क्योंकि भारतीय और यूरोपीय विद्वानों ने उपमहाद्वीप पर शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों की जो वंशावली है उसकी पुनर्रचना के लिए विभिन्न भाषाओं में लिखे अभिलेखों और ग्रंथों का उपयोग किया। क्योंकि अब क्या हुआ कि भारत के और जो कुछ विदेशी विद्वान थे,
इस पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में, भारतीय उपमहाद्वीप का मतलब पूरा भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश, इस सारे को पढ़ने में यहाँ जो राजा हुए उन राजवंशों की जो वंश रहे उस पूरी वंशावली की पुनर्रचना, दोबारा से उसको लिखने का एक कार्य शुरू हुआ। अलग अलग भाषाओं में लिखे अभिलेख ग्रंथ उनका उपयोग किया जाने लगा। परिणाम स्वरूप 20वीं सदी के आरंभिक जो दशक थे उनमें उपमहाद्वीप के राजनीतिक इतिहास का एक सामान्य चित्र तैयार हो गया था। 20वीं सदी के आरंभिक दशक शुरू के 10 वर्ष, 20वीं सदी 1900 से शुरू, आरंभिक 10 वर्ष में उपमहाद्वीप के जो राजनीतिक इतिहास था उसका एक सामान्य चित्र जो है अब सामने आने लगा था। इसे देखिए, अभिलेखों के अध्ययन को अभिलेख शास्त्र कहते हैं। अभिलेख शास्त्र किसे कहते हैं? अभिलेखों के अध्ययन को हम अभिलेख शास्त्र कहते हैं, इसको नोट करें। उसके बाद विद्वानों ने अपना ध्यान राजनीतिक इतिहास के संदर्भ की ओर लगाया और यह छानबीन करने की कोशिश की कि क्या राजनीतिक परिवर्तनों और आर्थिक सामाजिक विकासों के बीच कोई संबंध था। यानी कि अब जो विद्वानों की सोचने की, कार्य करने की, इतिहास लिखने की जो एक तकनीक थी, शैली थी, उसमें परिवर्तन आया। अब वो इस राजनीतिक संदर्भ पर ज़्यादा ध्यान देने लगे, छानबीन करने लगे कि राजनीतिक जो परिवर्तन हुए और आर्थिक सामाजिक परिवर्तन, विकास, इनके बीच क्या कोई संबंध रहा। शीघ्र ही यह आभास हो गया था, पता चल गया था कि इनमें संबंध तो थे लेकिन संभवतः सीधे संबंध नहीं थे। संबंध थे लेकिन सीधे संबंध नहीं थे। नेक्स्ट, प्रारंभिक राज्य आप देखिए, 16 महाजनपद। अब महाजनपद के बारे में हम पढ़ते हैं। आरंभिक भारतीय इतिहास में 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व को महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी काल माना गया है। 600 ईस्वी पूर्व। इस काल को प्राय आरंभिक राज्यों, नगरों, लोहे को के बढ़ते प्रयोग, सिक्कों के विकास के साथ जोड़ा जाता है। 3 चीज़ें अच्छे से नोट करें। आरंभिक राज्यों का जन्म, नगरों का जन्म, लोहे का अत्यधिक प्रयोग और सिक्कों का विकास, ये इस युग में एक परिवर्तनकारी अहम मोड़ रहा। नई चीज़ें आई। इस काल में बौद्ध और जैन सहित विभिन्न दार्शनिक विचारधाराओं का विकास हुआ। बौद्ध और जैन धर्म, जिसको हम आगे अध्याय 4 में पढ़ेंगे, कि आरंभिक ग्रंथों में महाजनपद नाम से 16 राज्यों का उल्लेख मिलता है। यानी कि इसी समय बौद्ध धर्म के संस्थापक, जैन धर्म के संस्थापक, बौद्ध और जैन धर्म के जो महावीर स्वामी, महात्मा बुद्ध, इनका जन्म, इनका जो समय, वो भी यही समय रहा, इसी समय। तो इन्हीं धार्मिक जो ग्रंथ थे, बौद्ध और जैन जो धार्मिक ग्रंथ थे, इन्हीं ग्रंथों में महाजनपद के 16 जो राज्य हैं उनका वर्णन मिलता है। हालांकि ये राज्य सभी में एक समान नहीं है, लेकिन लगभग 16 जो हैं वो तकरीबन सभी में किसी न किसी रूप में मिलते रहे हैं। किसी में कम रहे, किसी में ज़्यादा। यद्यपि महाजनपदों के नाम की सूची इन सभी ग्रंथों में एक समान नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ, जैसे वज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पंचाल, गंधार, अवंती जैसे नाम जो हैं वो प्राय सभी में पाए गए। इससे स्पष्ट होता है कि उक्त महाजनपद जो है सबसे महत्वपूर्ण महाजनपदों में गिने जाते होंगे उस समय। अधिकांश जो महाजनपद हैं उन पर राजा का शासन होता था। ज़्यादातर में राजाओं का शासन था, लेकिन गण संघ के नाम से प्रसिद्ध राज्यों में कई लोगों का समूह शासन करता था। लेकिन कई राज्य ऐसे भी थे जहाँ पर गण, लोग और लोगों के समूह शासन करते रहे हैं। इस समूह का प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये ध्यान देने योग्य बात है कि इस समूह का प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। जहाँ गणराज्य थे, भारत में उस समय कई गणराज्य थे, लोगों का शासन होता था, लोगों के समूह शासन करते थे। जैसे भगवान महावीर और महात्मा बुद्ध जो हैं इन्हीं गणों से संबंधित थे।
वज्जी संघ की ही भांति कुछ अन्य जो राज्य थे उनमें भी भूमि सहित अनेक सर्वाधिक आर्थिक जो स्रोत थे उन पर राजागण सामूहिक नियंत्रण रखते थे। राजा जो गण थे सामूहिक नियंत्रण रखते थे, यानी कि एक व्यक्ति का नियंत्रण न होकर सभी लोगों का, बहुत से लोगों का नियंत्रण होता था। यद्यपि स्रोतों के अभाव में इन राज्यों के इतिहास की पूरी जानकारी नहीं लिखी जा सकती, लेकिन कई ऐसे राज्य लगभग 1000 साल तक बने रहे, यानी कि लगभग 1000 साल तक ऐसे राज्य अस्तित्व में रहे भारत में, जिनमें गणराज्य था। लोगों के समूह जो है शासन करते थे, एक राजा न होकर अनेक राजा होते थे, यानी कि लोगों का समूह शासन करता था। प्रत्येक महाजनपद की एक राजधानी होती थी। प्रत्येक महाजनपद की एक राजधानी भी होती थी, जिसे प्राय किले से घेरा जाता था। सुरक्षा के अच्छे प्रबंध किए जाते थे। किलेबंद राजधानियों के रखरखाव, ये जो किलेबंद राजधानियाँ थी इनके रखरखाव और प्रारंभिक सेनाओं और नौकरशाही के लिए भारी आर्थिक स्रोत की आवश्यकता होती थी। इसका अभिप्राय क्या है कि अपने राजधानियों की सुरक्षा के लिए, सेनाओं के रखरखाव के लिए और नौकरशाही कर्मचारियों के लिए भारी मात्रा में धन की आवश्यकता होती थी, आर्थिक स्रोत की जरूरत होती थी। लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से संस्कृत में ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्र नामक ग्रंथों की रचना शुरू कर दी थी। संस्कृत में ब्राह्मणों ने धर्मशास्त्र लिखने शुरू कर दिए थे। इनमें शासक सहित अन्य के लिए नियमों का निर्धारण किया गया कि राजा क्या काम करेगा, उसके क्या नियम है प्रजा के प्रति, राज्य के प्रति। यह अपेक्षा की जाती थी कि शासक क्षत्रिय वर्ण से ही होंगे, कि जो राजा है वो क्षत्रिय वर्ग से ही होगा। शासकों का जो काम है किसानों, व्यापारियों, शिल्पकारों से कर भेंट वसूल करना माना जाता था। यानी कि शासकों का, राजाओं का मुख्य कार्य किसान, व्यापारी, शिल्पकार उन सब से कर लेना और भेंट उपहार लेना माना गया। क्या वनवासी और चरवाहों से भी कर के रूप में कुछ लिया जाता था? जब इन अन्य वर्गों से लिया जाता था, जो वन में रहने वाले लोग थे या पशु चराने वाले लोग थे, क्या उनसे भी कर के रूप में कुछ इकट्ठा किया जाता था? हमें इतना तो ज्ञात है कि संपत्ति जुटाने का एक वैध उपाय पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण था। यानी ये क्या करते थे कि संपत्ति को जुटाने के लिए एक कानूनी सम्मत जो कार्य है वो क्या माना गया कि जो पड़ोसी राज्य हैं उन पर आक्रमण करके वहाँ से धन इकट्ठा करना माना गया, उसको कानून सम्मत माना गया। धीरे धीरे कुछ राज्यों ने अपनी स्थायी सेनाएं रखनी शुरू की, नौकरशाही तंत्र तैयार किया, यानी कि कर्मचारी रखने शुरू कर दिए। बाकी राज्य अब भी सहायक सेना पर निर्भर थे। सहायक सेना जो उनके सामंत थे, जमींदार थे, अमीर थे, जो सेना रखते थे उनकी मदद लेते थे अपने राज्य की सुरक्षा के लिए, जिनमें प्राय कृषक वर्ग से नियुक्ति की जाती थी। जो किसान होते थे उन्हीं को सेना में जरूरत के समय तैयार कर लिया जाता था, भर्ती कर लिया जाता था। अब ये देखिए, ओलिगार्की या समूह शासन उसे कहते हैं, ओलिगार्की या समूह शासन उसे कहते हैं जहां सत्ता पुरुषों के एक समूह के हाथ में होती है। एक पुरुषों के समूह के हाथ में सारी शक्ति हो। आपने पिछले वर्ष जिस रोमन गणराज्य के बारे में पढ़ा, यानी कि 11वीं में +1 में, वह एक समूह शासन ही है, यद्यपि इसका नाम अलग है। थोड़ा पिछले पेज पर देखते हैं। अभिलेख। अभिलेख उन्हें कहते हैं जो पत्थर, धातु या मिट्टी के बर्तन जैसी कठोर सतह पर खुदे होते हैं। हमने पहले भी पढ़ा था कि अभिलेख क्या होते हैं, जो ठोस एक सरफेस होता है, पत्थर हो, धातु, मिट्टी या मिट्टी के बर्तन, ईंटें, जो कठोर सतह होती है उसके ऊपर खुदे होते हैं, उनको अभिलेख कहते हैं। अभिलेखों में उन लोगों की उपलब्धियां, क्रियाकलाप या विचार लिखे जाते हैं जो उन्हें बनवाते हैं, यानी कि उनके बारे में जानकारी होती है जो उनको
बनवाते हैं, निर्माण करवाते हैं। इसमें राजाओं के क्रियाकलाप, महिलाओं और पुरुषों द्वारा धार्मिक संस्थाओं को दिए गए दान का ब्यौरा होता है कि राजा क्या कर रहा है महिलाओं के प्रति, पुरुषों के द्वारा उनके जो राजा होते हैं उनकी महिलाएं वो किसको दान दे रही हैं, वो सारा इसमें वर्णित होता है। यानी अभिलेख एक प्रकार से स्थायी प्रमाण होते हैं। कई अभिलेखों में इनके निर्माण की तिथि भी खुद ही होती है कि जब ये बनाए जाते हैं, इनके निर्माण कब बनते हैं, उनकी तारीख भी इनमें लिखी जाती है। जिन पर तिथि नहीं मिलती उनका काल निर्धारण आमतौर पर पूरा लिपि या लेखन शैली के आधार पर काफ़ी सुस्पष्टता से किया जा सकता है। कुछ पे तारीख लिखी होती है, जिन पर तारीख नहीं लिखी होती तो उनका भी अनुमान लगाया जा सकता है, क्योंकि जिस लिपि में वो लिखे होते हैं उसका हमें पता होता है कि वह किस समय की है, किस राजा से संबंधित है, तो वो बिल्कुल आसानी से पहचाने जा सकते हैं। उदाहरण के लिए लगभग 200 ईस्वी पूर्व में अक्षर ए जो अक्षर है उसको इस प्रकार लिखा जाता था, और 500 ईस्वी में यह इस प्रकार लिखा जाता है। यानी कि 250 ईस्वी पूर्व में ये ए इस प्रकार लिखा जाता था, और 500 ईस्वी में, ईसा पूर्व में नहीं, 500 ईस्वी में ये इस प्रकार लिखा जाता था। तो जैसे आपको दिखाई दे रहा है, इसमें के लिखने से हमें इसके समय का पता लग जाता है। अगर इसमें तारीख नहीं भी लिखी है तो हमें आइडिया ये लग जाता है, इतिहासकार इस चीज़ को पहचान जाते हैं कि इसका समय क्या रहा होगा। प्राचीनतम अभिलेख प्राकृतिक भाषाओं में लिखे जाते थे, प्राकृत भाषाओं में लिखे जाते थे जो उस समय की भाषाएं होती थी। प्राकृत उन भाषाओं को कहा जाता था जो जन सामान्य की भाषाएं होती थी। अब प्राकृतिक भाषाएं किसे कहा गया? जो आम लोगों की भाषा थी, जिसको आम लोग बोलते थे, वो प्राकृत भाषाएं थी। वो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग थी। इस अध्याय में अजातशत्रु और अशोक जैसे शासकों के नाम प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। अजातशत्रु और अशोक जैसे शासक जो हैं उनके नाम प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं, क्योंकि यह नाम प्राकृत अभिलेखों से प्राप्त हुए हैं। प्राकृत अभिलेख जो थे उनसे प्राप्त हुए हैं ये। आपको यहाँ तमिल, पाली, संस्कृत जैसे भाषाओं के शब्द भी मिलेंगे। इन भाषाओं के शब्द भी हमें मिलेंगे, तमिल, पाली और संस्कृत, क्योंकि इन भाषाओं में भी अभिलेख मिलते हैं। यह संभव है कि लोग अन्य भाषाएं भी बोलते थे, लेकिन इनका उपयोग लेखन कार्य में नहीं किया जाता था। भाषाएं और भी थी, लोग और भी भाषाओं को बोलते थे, लेकिन उनका जो लेखन कला में उपयोग शायद नहीं होता था। अब नेक्स्ट देखिए, जनपद महाजनपद हम पढ़ रहे हैं। जनपद का अर्थ है एक ऐसा भूखंड, एक ऐसा जमीन का टुकड़ा जहाँ कोई जन, लोग, कुल, जाति अपना पांव रखता है। अभिप्राय के वो क्या हुआ कि जिस स्थान पर सबसे पहले किसी जन का पैर पड़ा, जन, लोग, पद, पांव, यानी कि किसी व्यक्ति का पैर पड़ा, यानी कि उसने बसना शुरू किया। इस शब्द का प्रयोग प्राकृत और संस्कृत दोनों में मिलता है। ये जनपद है। आइए अब ये मानचित्र देखते हैं। इस मानचित्र में महाजनपद जो हैं उस समय के जो 16 महाजनपद हमने पढ़े उनको दिया हुआ है, जो भारत के प्रमुख नगर राज्य रहे हैं। अब सबसे जो दूर के इसमें राज्य थे वो सबसे पहले आप देखिए गांधार, गांधार ये आप देख सकते हैं। इससे ऊपर कंबोज, ये कंबोज, ये दो सबसे दूर भारत के इस हिस्से से दूर रहे, लेकिन भारतीय उपमहाद्वीप में थे। ये सारे जो आप पढ़ रहे हैं इन महाजनपदों को, ये लगभग रामायण महाभारत में भी आप इनका जिक्र सुनते हैं। तीसरा अस्मक दिया हुआ है, अस्मक ये नीचे, ये 3 स्थान इनमें सबसे दूरी में थे। इसके अलावा अन्य में आप जैसे अंग दिया हुआ है, अंग, मगध, मल, वज्जी,
कौशल, पांचाल, कुरु, शूरसेन, मत्स्य, अवंती, चेदी, वत्स, ये सारे के सारे जो हैं ये 16 महाजनपद इस पिक्चर में दिए हुए हैं और साथ में इनकी राजधानियाँ भी दी हुई हैं जो भारत के विकास को बताते हैं, नगरों के विकास को, राज्यों को बताते हैं। 16 महाजनपदों में प्रथम मगध। जो 16 महाजनपद हमने अभी पढ़े उनमें सबसे जो महत्वपूर्ण था इस दौरान ये मगध था। हालांकि समय समय पर सभी जो राज्य थे वो किसी न किसी रूप में सर्वशक्ति संपन्न रहे हैं, लेकिन वो अलग अलग समय पर रहे। तो छठी से चौथी शताब्दी ईस्वी पूर्व में, यानी कि 600 ईस्वी पूर्व से 400 ईस्वी पूर्व के बीच जो मगध है आधुनिक बिहार में सबसे महाशक्तिशाली महाजनपद बन गया था। आधुनिक इतिहासकार इसके कई कारण बताते हैं कि वे शक्तिशाली क्यों बना। यह एक मगध क्षेत्र में खेती की उपज का खास तौर पर महत्व रहा है, यानी कि मगध क्षेत्र में खेती की जो उपज थी उसको अच्छी पैदावार फसलें यहाँ हुई। दूसरे की लोहे की खदानें यहाँ पाई गई आधुनिक झारखंड में, क्योंकि झारखंड जो है ये बिहार इकट्ठे रहे तो यहाँ पर लोहे की खानें पाई गई जिससे आसानी से उपलब्ध हुआ लोहा। इससे उपकरण बनाने में, हथियार बनाना बहुत सरल हो गया। जंगली क्षेत्रों में हाथी भी उपलब्ध थे जो सेना के लिए महत्वपूर्ण अंग थे, यानी कि फसलों का उत्पादन बढ़ा। फसलों के उत्पादन के साथ हथियारों का उपयोग, हथियार बनने लगे, लोहे का प्रयोग बढ़ा और हाथी भी इस क्षेत्र में भारी मात्रा में थे। तो सेना एक महत्वपूर्ण अंग बन गई थी राजाओं के लिए। उसके पास अच्छे हथियार और हाथी उपलब्ध थे। साथ ही गंगा और इसकी सहायक जो नदियाँ थी, उपनदियाँ, से आवागमन रास्ता और भी सुलभ आसान हो जाता था। गंगा और इसकी जो सहायक नदियाँ थी सारा वर्ष जल बहता था तो उसमें आने जाने का जो रास्ता था और भी आसान होता था। लेकिन आरंभिक और जैन जो बौद्ध लेखक थे उन्होंने मगध की जो महत्ता है उसका कारण विभिन्न शासकों की नीतियों को बताया। जो जैन और बौद्ध जो लेखक हुए उन्होंने मगध के महत्व को इस कारण से बताया कि वहाँ के जो शासक हुए उन शासकों ने अच्छी नीतियाँ अपनाई, उनके कारण मगध का विकास हुआ, अन्य जो महाजनपद थे उनमें महत्वपूर्ण बना। जैसे उनके अनुसार बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्मनंद जैसे जो प्रसिद्ध राजा थे वो बड़े महत्वाकांक्षी थे। कुछ जीतना चाहते थे, अपने राज्यों को बड़ा करना चाहते थे, जनता का कुछ समाधान समस्याओं का करना चाहते थे। तो इस प्रकार से उनके मंत्री उनकी नीतियों को लागू करते थे। तो ये कारण उन्होंने माना। प्रारंभ में राजगृह आधुनिक बिहार के राजगीर का प्राकृत नाम मगध की राजधानी थी। यानी कि राजगृह जो थी, जो पहले राजधानी थी राजगीर, बिहार की राजगीर का प्राकृत नाम बदला हुआ नाम है। तो मगध की राजधानी थी ये। यह रोचक बात है कि इस शब्द का अर्थ राजाओं का घर है। राजगृह, राजगीर, इसका मतलब राजाओं का घर। पहाड़ियों के बीच बसा हुआ राजगृह एक किलेबंद शहर था। चारों तरफ किले बने हुए थे, किले की दीवारें, सुरक्षा के प्रबंध थे। बाद में चौथी शताब्दी ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र को राजधानी बना दिया गया। उसके बाद जो राजधानी है वो पाटलिपुत्र, जिसको आज आप पटना कहते हैं, ये बना दिया गया, जिसे आज पटना कहते हैं। इसकी गंगा के रास्ते आवागमन के मार्ग पर महत्वपूर्ण अवस्थिति थी। यानी कि गंगा के साथ जो आने जाने का रास्ता था वहाँ पर ये महत्वपूर्ण स्थान होता था। इसी महत्व को देखते हुए पटना को, यानी कि पाटलिपुत्र जो उस समय कहते थे, इसको राजधानी बना दिया गया। तो पहले राजधानी क्या थी मगध की, वो आप बताएं। नेक्स्ट, ये एक इन किले की दीवारों का निर्माण किया गया है। ये दीवार दिखाई गई है जो पाटलिपुत्र किलेबंद शहर था, जो राजगृह पहाड़ियों का जिसको शहर कहा गया, तो उसमें ये दीवार दिखाई गई है कि कैसे किलेबंद इनको किया गया था।
तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। नेक्स्ट हम दूसरे वीडियो में करेंगे।